हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 64 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है 2658, बट काफ़ी नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। बट उसमें एक अप्रोच ऐसा है जो मैं चाहता हूँ आज उसको मैं थॉरली डिस्कस करूँ। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने वाला है, ठीक मिलने वाला है। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं यार। काम कर लो, नहीं तो तुम्हारी जगह उस काम को कोई और कर लेगा। ये किसी ने शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा था ये। एक्चुअली में ये हार्श ट्रुथ है ना, सुनने में बड़ा कड़वा लगता है बट दैट इज़ द ट्रुथ। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा जो उस काम को करने वाला हो। ठीक है, इसीलिए आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, अपस्किल करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी इररिप्लेसेबल। ठीक है, वरना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ईजिली कोई इंसान रिप्लेस हो सकता है ना। द ओनली वे इज़ टू बिकम इररिप्लेसेबल इज़ टू कीप वर्किंग हार्ड। ओके, चलो देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश इन अ ग्रिड। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n। 2D मैट्रिक्स दे रखा है वेयर r कॉमा c रिप्रेजेंट्स द लैंड सेल इफ ग्रिड आर सी इज इक्वल टू 0 और अ वाटर सेल कंटेनिंग ग्रिड आर सी फिश। ठीक है, इफ ग्रिड आर सी इज ग्रेटर देन 0। तो मान लेते एक 2D मैट्रिक्स है, उसमें अगर कहीं पर 0 है तो मतलब वो लैंड है, और 0 के से बड़ा कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 2 है या 3 है, इसका मतलब कि वो वाटर है और उसमें 2 फिश है, यहाँ पर 3 फिश है, यहाँ पर 4 फिश है, एंड सो ऑन। A fisher can start at any water cell R, C and can do the following operations any number of times. वो किसी भी वाटर सेल से स्टार्ट कर सकता है और ये फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकता है। कैच ऑल द फिश एट दैट सेल और मूव टू एनी एडजेसेंट वाटर सेल। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश द फिशर कैन कैच इफ ही चूजेज हिज स्टार्टिंग सेल ऑप्टिमली और 0 इफ नो वाटर सेल एग्जिस्ट्स। मैक्सिमम कितना फिश वो कैच कर पाएगा, ठीक है, इफ़ ही चूजेज हिज स्टार्टिंग सेल ऑप्टिमली, है ना। अब उस पर है कि वो कौन सा सेल से स्टार्ट करेगा फिश पकड़ना ऑप्टिमली, सच दैट उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश मिल पाए। देखते हैं। और एडजेसेंट सेल किसको बोला जा रहा है, मान लेते हैं ये कोई सेल है, इसके ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला, वो एडजेसेंट सेल्स हुए। ओके, देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर है 0 वाले, और जो आपका सॉरी वाटर नहीं, जो लैंड है वो 0 वाले हैं, और जो बाकी उसके अलावा है वो फिश हैं। जैसे ये देखो, यहाँ 2 फिश है, यहाँ 1 फिश है, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3 है। तो अब देखो, वो जो फिशरमैन है वो किसी भी वाटर वाले सेल से स्टार्ट कर सकता है। मान के चलते हैं उसने इस सेल से स्टार्ट किया, तो इसका एडजेसेंट कहाँ है, उसका एडजेसेंट एक लेफ्ट साइड है, बट वो तो लैंड है ना। तो इसके नीचे वाले एडजेसेंट को देखते हैं, नेबर को। ये तो ये भी लैंड है, इधर जा नहीं सकता, बट यहाँ जा सकता है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आ गया तो ये इधर आ गया। इसके बाद ये कहीं नहीं जा सकता, ना इधर, ना नीचे, ना ऊपर, ना कहीं। लेफ्ट साइड भी नहीं जा सकता वापस, क्योंकि वहाँ से इसने फिश ले लिया होगा। तो कितना फिश इससे मिल पाया, यहाँ से इसको 2 मिल पाया और यहाँ से इसको 1 मिल पाया। टोटल कितना मिल पाया, 3 मिल पाया। तो अब इस ये जो था वाटर, उसमें फिश अब कितना हो चुका है, फिश वापस से 0 हो चुका है, क्योंकि इसने ये 2, 1 + 1 3 फिश ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ये और कौन से सेल से ट्राई मार सकता है। अगर इसने इस सेल से स्टार्ट किया होता तो उसको 3 मिल पाता। ठीक है, अब आगे जाके देखते हैं। मान लेते हैं उसने इस सेल से ट्राई मारा होता तो कितना मिल पाता, देखते हैं। यहाँ से 4 मिल पाया, उसके बाद नीचे ही एक नेबर है, यहाँ से 1 मिल पाया, तो इन दोनों का वैल्यू भी 0 कर देते हैं। तो यहाँ से इसको सिर्फ और सिर्फ 3 मिल 4 1 5 मिल पाया। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं, और अगर कहीं से, अगर मान ले तो वो यहाँ से स्टार्ट किया होता तो उसने, अगर यहाँ से स्टार्ट किया होता तो यहाँ से 3 + 4 7 मिल पाता उसको, है ना। 3 + 4 दैट इज 7 मिल पाता। और कोई है, हाँ, यहाँ पर से अगर स्टार्ट किया होता उसने तो 3 + 2 5 मिल पाता। चाहे यहाँ से भी स्टार्ट करता, फ़र्क नहीं पड़ता, कवर तो ये दोनों ही होते ना, क्योंकि ये लोग एडजेसेंट कनेक्टेड है। तो 2 + 3 5 मिल पाता सिर्फ, है ना। तो इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाती, 0, क्योंकि इसने फिश ले लेगा तो 0 मार्क कर देंगे ना फिर उसको। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इन सब में से कहाँ से उसको मैक्सिमम मिल पा रहा है। अगर वो इस सेल से स्टार्ट करता तब मैक्सिमम मिल पा रहा था। याद है, यहाँ पर 4 + 3 7 फिश मिल पाया था। इसीलिए मैक्सिमम फिश जो कवर कर पाएगा वो, अगर वो इस सेल से स्टार्ट करेगा 1, 3 से, तो मैक्सिमम फिश मिल पाएगा। कितना फिश मिल पाएगा, 7। यही आपका आंसर है। आपको बस मैक्सिमम फिश वो किस सेल से स्टार्ट करके उठा सकता है, वही आपको आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके थॉट प्रोसेस पे। तो देखो, ये एग्जांपल लिया है मैंने। तो अब देखो, थॉट प्रोसेस पर अगर मैं आऊँ और मैं आपको बताऊँ, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अभी मैं आपको बताऊँगा अभी सिमिलर प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। तो देखो ध्यान दो,
हमें करना क्या है, हम फिशरमैन को यही तो ट्राई करना है कि कौन सा सेल वाटर सेल है और कहाँ कहाँ से मैं स्टार्ट ट्राई मार सकता हूँ। अगर मान लेते हैं वो दिखा ये तो वाटर सेल नहीं है तो इसको तो छोड़ ही दो, वाटर सेल ये दिखा उसको, तो उसने कोशिश किया कि अगर मैं यहाँ से फ़िश कलेक्ट करना स्टार्ट करूँ तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। मतलब 0,1 से उसने स्टार्ट किया, तो इसका एडजेसेंट नेबर कौन है, 0,2 है। ऊपर तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, लेफ्ट में तो लैंड है, याद करो 0,0 में लैंड है, इसको छोड़ दो, ऊपर आउट ऑफ बाउंड है। नीचे देखो 0,1 के नीचे देखो तो 1,1 है, जहाँ पर लैंड है तो उसको भी छोड़ ही दो। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि 0,1 से ये राइट ही जा सकता, तो राइट जा पाएगा। तो राइट अगर चला गया, इधर से अगर मान लेते हैं ये यहाँ चला गया, तो ये फिश कितना कलेक्ट कर पाया वो भी काउंट करता रहेगा। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आया तो यहाँ से 1 मिला इसको, ठीक है। तो अभी तक 3 मिल पाया है इसको। इसके बाद यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, और यहाँ से राइट जा सकता है, नहीं। यहाँ से नीचे जा सकता है, नहीं। यहाँ से लेफ्ट जा सकता है कि नहीं, ये तो वहीं से आया है, तो वहाँ पर वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ फिश अब बचा नहीं है, तो मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा ताकि ये वापस यहाँ पर ना जाए, क्योंकि है ना। और फिर यहाँ पर इसको भी 0 मार्क कर दूँ, क्योंकि यहाँ से भी इसने फिश ले लिया था, तो इसके बाद ये कहीं नहीं जा पाएगा। तो ऑब्वियस बात है हमारा जो ट्रैवर्सल है वो इधर ही पर ख़त्म हो जाएगा, हम कहीं और अब नहीं जा सकते। तो हमने कितना इकट्ठा कर लिया, 3 इकट्ठा कर लिया, यानी कि हमारा जो फ़िश का मैक्स काउंट निकला वो 3 निकला। बट हमें ट्राई करना पड़ेगा कि मान लेते हैं उसने यहाँ से स्टार्ट ना करके कहीं और से स्टार्ट किया होता, मान लेते हैं उसने यहाँ से स्टार्ट किया होता, ठीक है। तो अब फिर फिशरमैन को मैं बोलूँगा चल भाई एक बार यहाँ से देख ले 1,0 से, तो फिर नेबर अपना चेक करेगा ऊपर नीचे, जहाँ जहाँ ये जा सकता है। यहाँ से सिर्फ ये नीचे ही जा पा रहा, तो इधर जाएगा, है ना। तो 4 1 5 मिल पाया इसको इस बार, है ना। तो इसको ही मैं 0 मार्क कर देता हूँ कि 0, इसको 5 फिश मिल पाए, कितना 5 फिश मिल पाए, ठीक है। इसके बाद ये फिर दिखेगा कि कहीं और वाटर सेल, तो वहाँ से ट्राई मारने की कोशिश करते हैं। अगर वो यहाँ से ट्राई मारता तो देखो 3 मिलता और 4 7 मिल जाता, है ना। क्या है सेल का इंडेक्स 1,3 है ना, देखो 1,3 से ना ऊपर जा पाएगा ये, ना लेफ्ट जा पाएगा, ना राइट जा पाएगा, नीचे लेकिन जा पाएगा, है ना। तो नीचे गया तो इधर आ गया 4 3 4 7 आ गया, यहाँ से इसको 7 फिश मिल पाए। तो मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करता रहूँगा, 3 के बाद 5 मिला, 5 से बेटर 7 मिला, है ना। उसके बाद जब यहाँ से कहीं और नहीं जा पाएगा ये, तो इधर ही रुक जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 0 0 0, फिर यहाँ पर एक वाटर सेल दिखा, यहाँ पर से ये क्या है 3,1 है। यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे लेफ्ट नहीं जा सकता, राइट जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। राइट गया तो यहाँ पर 2 मिल गया उसको, है ना। तो 3 + 2 5, यहाँ पर इसको 5 फिश मिल पाया। इधर से कहीं नहीं जा सकता, तो यहीं पर रुक जाएंगे, हमारा इधर ही ट्रैवर्सल ख़त्म हो जाएगा। तो 5 ये 5 मिला इस बार उसको। बट बेस्ट कौन है, फिश, मैक्सिमम फिश 7 कलेक्ट कर पाया था, वो यहाँ से कलेक्ट कर पाया था, याद है। तो देखा है, तो करना कुछ नहीं है, आप बस ये ढूंढो कि कहाँ पर वाटर सेल है और वहाँ से ट्रैवर्सल मारो। तो ट्रैवर्सल के लिए करने के लिए क्या करोगे, या तो DFS मार लो या तो BFS मार लो, क्योंकि याद करो नेबर में आप जा सकते हो, किसी एक गिवन सेल से आप उसके नेबर्स में जा सकते हो सिर्फ। तो नेबर में ट्रैवर्सल करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो DFS या तो BFS मार लो, और क्या, सिंपल सा कोड होगा आपका। वीडियो पॉज करो और खुद से DFS और BFS लिखने की कोशिश करो, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया वो सुनो ध्यान से। मैंने आपको ये बताया कि जो फिशरमैन है वो पहले तो ढूंढेगा I = 0, I <m I++, हर सेल में जाएगा और चेक करेगा कि वाटर है कि नहीं वो, है ना। J = 0, J n, J++, ओके। अगर उसको वाटर मिल गया, मतलब अगर ग्रिड ऑफ I, J जो है वो >0 हुआ, मतलब वो वाटर सेल है ना, वाटर सेल है। तो बाहर एक वेरिएबल रख लेगा वो मैक्स फिश नाम का, उसका वैल्यू 0 है। और वो यहाँ पर क्या करेगा, मैक्स फिश विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स फिश कॉमा एक DFS हिट मार देगा और बोलेगा कि I, J से DFS हिट मारो और जितना फिश इकट्ठा करके ला सकते हो लाओ। अगर वो मैक्स फिश ऑलरेडी जो वैल्यू उससे बड़ा हुआ तो मैक्स फिश में वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न मैक्स फिश कर देंगे। सिमिलरली DFS की जगह आप BFS भी हिट मार सकते हो, BFS। दोनों का कोड हमने 50-100 बार लिख रखा है, DFS BFS दोनों, ठीक है। तो जल्दी से अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों कोड मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट मैं सजेस्ट करूँगा वीडियो पॉज करो और खुद से DFS और BFS का कोड लिख के दिखाओ, ठीक है। तो ये तो 2 अप्रोच हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये प्रॉब्लम DSU से भी बनाया जा सकता है। पहले रीज़न बताऊँगा कि क्या रीज़न है कि DSU से भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग DSU से भी सॉल्व करेंगे इसको, ओके। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरा पूरा फोकस उस अप्रोच पर होगा, ओके।
तो चलो सबसे पहले अपना DFS से कोड कर लेते हैं, उसके बाद BFS से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इंट m कॉमा n डिफाइन कर लेता हूँ, और याद करो नेबर निकालने के लिए लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन के लिए डायरेक्शंस नाम का हम अरे लिया करते थे, तो वो दोनों भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया पहले ही, ठीक है। तो m और n को यहाँ पर असाइन कर देते हैं। ग्रिड डॉट साइज टोटल नंबर ऑफ रोज इतने हैं, n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मैक्स फिश इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m, आई प्लस प्लस फिशरमैन हर एक सेल में जाएगा, है ना। इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे ही फिशरमैन को दिखेगा कि इफ़ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसको एक वाटर सेल मिल गया, वाटर सेल फाउंड, तो यहाँ से फिश उठाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। यहाँ से उठाएगा, बट इसके नेबर्स भी तो बहुत सारे होंगे, वहाँ पर भी तो जाएगा ये, तो ऑब्वियस ये क्या करेगा, मैक्स फिश विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स फिश कॉमा DFS कॉल मार देगा, देखेगा कितना फिश यहाँ से स्टार्ट करके वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब DFS में ये क्या क्या पास करेगा, सबसे पहले आई कॉमा जे पास करेगा कि यहाँ से इसको स्टार्ट करना है DFS, और ग्रिड पास कर देगा, दैट्स इट, है ना। और लास्ट में बस इसको क्या करना है, रिटर्न मैक्स फिश रिटर्न कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद एक काम करते हैं, चलो DFS अब लिख देते हैं। DFS तो हमने 1000 बार लिख रखा है इस तरह का, एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो, है ना। इंट DFS इंट आई कॉमा इंट जे कॉमा ग्रिड यहाँ पर पास कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि भाई इसका फिश काउंट निकालना है, तो फिश काउंट विल बी इक्वल टू, अभी देखो आई कॉमा जे पर ही आया है ना, तो ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे में जितने भी फिश हैं वो इतना इसने ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फ़र्ज़ बनता है ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे को मैं 0 मार्क कर दूँ, है ना, बिकॉज फिशरमैन ने टुक द फिश फ्रॉम दिस सेल, तो ऑब्वियसली इस सेल में 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके नेबर्स को देख लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट एंड डिर इन डायरेक्शंस, है ना। तो इंट आई डैश निकाल लेते हैं, आई प्लस डिर ऑफ 0, इंट जे डैश निकाल लेते हैं, जे प्लस डिर ऑफ 1, ठीक है। और बस सिंपली क्या करना है, फिश काउंट प्लस इज इक्वल टू DFS मार देंगे आई डैश कॉमा जे डैश में, और ग्रिड भेज देंगे, तो जितना फिश निकल आएगा नेबर से उतना आते रहेगा, और फिश काउंट हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। बस ध्यान देना कि आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स ना हो, मतलब आई डैश जो है वो, सॉरी आई जो है वो लेस देन 0 अगर हुआ, या फिर आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m हुआ, या फिर जे जो है लेस देन 0 हुआ, या फिर जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, या फिर ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब लैंड है वो, तो ऑब्वियस वहाँ से फिश मिलेगा नहीं, तो उस केस में रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, सिंपल सा कोड है, ऐसा कुछ फैंसी नहीं है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। अब DFS की जगह BFS में लिख दूंगा यहीं पर, है ना। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद मैं इसका BFS का कोड लिख देता हूँ। इंडीड यस, वी हैव पास द टेस्ट। जल्दी से हम BFS का लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पे आएंगे। तो चलो BFS से कोड कर लेते हैं। देखो मैंने DFS के यहाँ BFS लिख दिया है यहाँ पर, और BFS में हमें क्या लेना पड़ता है, Q लेना पड़ता है ना। अब याद करो Q में हमें सेल का कोऑर्डिनेट स्टोर करना है आई कॉमा जे, तो पेयर ले लेते हैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना। Q ले लिया, और ऑब्वियस सी बात है Q में हम पुश कर देंगे कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ BFS, इस आई कॉमा जे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिश काउंट जो है ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे में जितने फिश थे वो मैंने ले लिया, और ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे को मैंने 0 मार्क कर दिया कि वहाँ से फिश ले लिया फिशरमैन ने। अब वहीं ख़ानदानी BFS वाला कोड नॉट ऑफ Q डॉट एम्प्टी, ये तो 50 बार लिख रखा है हमने, बोर हो गए अब लिख लिख के, है ना। तो सबसे पहले आई और जे निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू Q डॉट फ्रंट का फर्स्ट होगा ना, सिमिलरली सॉरी जे इज इक्वल टू Q डॉट फ्रंट का सेकंड होगा, तो मैंने आई कॉमा जे निकाल लिया और Q डॉट पॉप कर लिया, ठीक है। इसके बाद वही आई और जे के जितने नेबर्स हैं वो निकालो, फॉर ऑटो एंड डिर इन डायरेक्शंस, है ना। देखो यहाँ पर ऑटो पता है मैंने क्यों लिखा, ताकि मुझे बार बार यहाँ वेक्टर ना लिखना पड़े, वेक्टर ऑफ इंट करके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जस्ट एफर्ट रिड्यूस करने के लिए ये सब कीवर्ड काम आते हैं। ऑटो एंड डिर डायरेक्शंस इंट आई डैश निकाल लो, डिर ऑफ 0
प्लस आई, है ना। उसके बाद इंट जे डैश विल बी इक्वल टू डिर ऑफ 1 प्लस जे, है ना। तो इससे मुझे मिल जाएगा नया आई डैश जे डैश जो नेबर था मेरा। तो बस आपको ये इंश्योर करना है कि ये आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जे डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आई डैश मस्ट बी लेस देन एम होना चाहिए, एंड जे डैश मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रिड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब वहाँ फिश होना चाहिए। लैंड होगा तो ऑब्वियस है, वहाँ क्यों जाओगे आप, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रिड ऑफ सॉरी यहाँ पर क्यू में डालेंगे क्यू डॉट पुश आई डैश कॉमा जे डैश डाल दिया, और फिश काउंट में प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई डैश जे डैश, जितना फिश था वो कर दिया, और उसको अपडेट मार देते हैं आई डैश कॉमा जे डैश को अब मैंने 0 मार्क कर दिया, है ना, क्योंकि यहाँ से फिश तो ले लिया मैंने आई डैश जे डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें यहाँ कर ली हैं। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, फिश काउंट रिटर्न करना है ना। फिश काउंट वेरिएबल यहाँ पर ले लिया था क्या मैंने, हाँ ले लिया था। रन करके देखते हैं, लेट्स सी। आई होप हमने कोई कंपाइलर एरर नहीं किया। ओके गुड, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद आते हैं DSU, जो कि मेन मुद्दा था मेरे इस वीडियो का, क्योंकि BFS DFS तो बन जाता है ईजिली, DSU में अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। चलो उस पर आते हैं अब हम लोग। अच्छा हाँ, एक और चीज़, दोनों का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखो दोनों का बताता हूँ, BFS और DFS दोनों का सेम ही होगा। टाइम हो जाएगा मेरा O ऑफ M क्रॉस N। रीज़न क्या है, कोई भी सेल को आप एक बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर रहे हो, है ना। कोई भी सेल को आप एक बार से ज़्यादा विजिट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक बार आपने विजिट किया, अगर वहाँ पर फिश था तो आप उसको 0 मार्क कर देते थे, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको विजिट ना करो। तो टोटल कितने सेल्स थे, M क्रॉस N थे, है ना। टोटल सेल्स विजिटेड ओनली वंस, ठीक है। और स्पेस कितना होगा, याद करो हमने क्यू लिया था ना BFS में, इन BFS हमने क्यू लिया था, तो उस क्यू में सारे के सारे सेल्स विजिट होंगे वर्स्ट केस में, तो M क्रॉस N साइज हो जाएगा क्यू का इन वर्स्ट केस। ओके, और DFS में हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया था, रिकर्शन का जो स्पेस लगेगा बस वही लिया था, दैट्स इट। ओके, तो चलो अब आते हैं DSU पर। तो चलो अब आ जाते हैं आगे, बट आगे आने से पहले एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। मैंने आपको बोला था ना कि इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स हमने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो सेम कांड हमने किया था इन दोनों प्रॉब्लम्स में, नंबर ऑफ आइलैंड्स एंड आइलैंड पेरीमीटर। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, और दोनों को हमने वही DFS BFS के तरीके से बनाया था। ओके, तो इन दोनों प्रॉब्लम को जाओ और अभी के अभी बिना देखे बनाओ इसको, जो जो हमने सीखा है उससे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच, यानी कि सॉल्व यूजिंग DSU। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपको DSU ही नहीं आता है तो क्या फ़ायदा, फिर आपको DSU पहले आना तो चाहिए। तो वॉच माई DSU वीडियोज़। अगर इन तीनों वीडियो का अगर आपने देख लिया, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, अगर आपने देख लिया तो DSU हलवा हो जाएगा आपके लिए, ये गारंटी है मेरी। बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं इन तीनों वीडियो में, जाके देखोगे तो कमेंट में, है ना। तो इसको ज़रूर से इन तीनों को देख लो, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ो इस अप्रोच के लिए। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने DSU पढ़ रखा है, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, अगर आपको याद होगा, अगर आपने DSU पढ़ रखा है तो DSU में मैंने आपको बताया था ना कि उसमें याद करो हम एक पेरेंट वेक्टर लेते थे, है ना। पेरेंट वेक्टर लेते थे, और उसमें पेरेंट वेक्टर जो होता था वो 1D अरे होता था, है ना। 1D अरे हुआ करता था, बट यहाँ तो 2D अरे है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले एक मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, जहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर एक 2D अरे को तोड़ के 1D अरे में डाल दिया जाए, 2D अरे के एलिमेंट्स को 1D अरे में बिछा दिया जाए, तो 2D अरे का कोई भी I, J वाला एलिमेंट, I, J में मान लो कोई एलिमेंट है, वो इस 1D अरे में किस इंडेक्स में होगा वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको उस शॉर्ट्स में बताया भी था, ये वाला शॉर्ट मिल जाएगा आपको मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें मैंने यही सिखाया था कि अगर एक 2D अरे को खोल कर 1D अरे में डाल दिया जाए, तो 2D अरे में कोई भी एलिमेंट I, J में प्रेजेंट था, तो 1D में अरे में कुछ इंडेक्स में प्रेजेंट होगा वो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। 2D अरे में I, J में जो भी एलिमेंट है वो पता है 1D अरे में इस इंडेक्स में होगा, I इंटू कॉलम, कॉलम मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम जितना था 2D अरे में, ठीक है, प्लस J कर दोगे तो आपको 1D अरे का इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है,
और इसी शॉर्ट में जाओगे ना तो देखना कमेंट में बहुत लोगों ने बताया भी है कि ये क्यों काम करता है ये फार्मूला, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से डिड्यूस कर लोगे कि ये फार्मूला क्यों काम करता है। इसके पीछे रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, है ना, तो वो भी देख लेना। बट यही सिंपल सा फार्मूला होता है टू मैप अ 2D अरे एलिमेंट टू अ 1D अरे एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस 2D अरे को अगर मैं 1D अरे में कन्वर्ट करूँ तो कैसे मैं बिछाऊँगा इसको। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर टोटल कितने सेल्स हैं? टोटल 16 सेल्स हैं, है ना। तो मैं 16 साइज़ का एक 1D अरे लूँगा, ठीक है। और पेरेंट अरे का मतलब क्या होता था कि ये 0 जो नोड है ये अभी अकेला खड़ा है, ये 1 भी अकेला खड़ा है, 2 भी अकेला खड़ा है, 3 भी अकेला खड़ा है, सब लोग अकेला खड़ा है और सब अपने ही मोहल्ले के मालिक हैं। जैसे 0 का पेरेंट खुद 0 है, 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का पेरेंट खुद 2 है, 3 का पेरेंट खुद 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो याद करो पेरेंट अरे को हम लोग हमेशा ऐसे ही इनिशियलाइज करते थे। और ये क्या डिपिक्ट करता था कि ये सारे जो नोड्स हैं ना 0 1 2 3 4 15th इंडेक्स तक के, ये सारे लोग अभी खुद के ही मालिक हैं। देखो डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग हैं, ये अपने ही दुनिया में, ये अपने दुनिया में, ये अपने दुनिया में। जब फ्यूचर में जब मर्ज करने की बारी आती है या फिर यूनियन जिसको आप बोलते हो, यूनियन करने की बारी आती है तो ये लोग यूनियन होता है। जैसे ये इनका यूनियन मान लेते कर दिया तो ये तीनों एक ग्रुप में आ गए, है ना। तो अभी के लिए टोटल 16 मैंने नोड्स ले लिया है क्योंकि 16 यहाँ पर सेल्स थे और हर नोड अभी अकेला है, डिसजॉइंट है मतलब। ओके, तो डिसजॉइंट सेट यूनियन में क्या करते थे, हमेशा यूनियन में मतलब ग्रुप में बांट देते थे। जैसे मान लेते हैं अभी सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो अकेले हैं, है ना। 0 का पेरेंट खुद 0 है, 1 का पेरेंट खुद 1 है, एंड सो ऑन। फिर हो सकता है धीरे धीरे हमें पता चले कि अच्छा 0 और 1 एक ग्रुप में आ सकते, तो उनको हम यूनियन कर देते थे, है ना। यूनियन कॉल कर देते थे 0 नोड और 1 नोड को भेज के, तो ये लोग एक ग्रुप में आते थे और इस ग्रुप का कोई एक पेरेंट बन जाता था, यानी कि पापा जी बन जाता था, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि 0 को पेरेंट बना दिया और 1 उसको पॉइंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो और अब ये मेरे मन में आया क्यों, क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग का काम कर रहे हैं। जैसे देखो ये एक ग्रुप बन जाएगा, है ना, ये एक ग्रुप बन सकता है क्योंकि ये लोग एडजेसेंट है। ये एक ग्रुप बन सकता है, ये एक ग्रुप बन सकता है ना। सिमिलरली नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला भी जो प्रॉब्लम है वो भी ऐसे ही बन सकता था, है ना। ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताए थे ऊपर, ये लोग भी आराम से डीएसयू से बन सकते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर भी ग्रुपिंग की ही बात हो रही है, ग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली हम लोग वही करेंगे कि जैसे ही फिशरमैन देखेगा कि अच्छा यहाँ वाटर सेल है ना, ये वाटर सेल है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, देखेगा कि वो कौन से इंडेक्स में है, आई कॉमा जे। आई मेरा क्या है 1 है, सॉरी 0,1 पर है ना, 0,1 पर है। तो पहले तो ये इंडेक्स अरे निकालेगा कि पेरेंट अरे में कौन से इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 इंटू कॉलम प्लस जे, 0 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज़ 1, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो मुझे पहला इंडेक्स तो मिल गया, ठीक है, कि इंडेक्स नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मतलब कौन से नोड की बात हो रही है, इस वाले नोड की बात हो रही है, इंडेक्स 1 वाले नोड की, ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा कि इसका नेबर कौन कौन बन सकता है, मतलब कौन है जो इसके ग्रुप में आ सकता है। तो ऑब्वियस बात है इसका नेबर देखेंगे, ऊपर कोई नहीं है, लेफ्ट में तो लैंड है, नीचे भी लैंड है, लेकिन राइट साइड देखो ये इसका नेबर बन सकता है क्योंकि ये वाटर है और ये अनविजिटेड है ना, मतलब यहाँ पर फिश है। तो ऑब्वियस सी बात है इस यहाँ पर जब फिश है तो ये कौन सा इंडेक्स निकल कर आया, आई डी एक्स डैश मान लो, ये है 0,2 है ना, 0,2। तो ये इंडेक्स नंबर इसको फॉर्मूला से निकालोगे तो इसका इंडेक्स जाएगा वो ये वाला आएगा, है ना, यानी कि ये आएगा इंडेक्स 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 ना ग्रुप हो सकते हैं, मतलब एक ग्रुप में आ सकते हैं वो लोग। इन दोनों का यूनियन कर सकता हूँ मैं, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 का यूनियन, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 का जब मैं यूनियन करूँगा तो मैं क्या कॉल करूँगा, यूनियन कॉल करूँगा और बता दूंगा कि इंडेक्स 1, ठीक है, इन आई डी एक्स बोल लो, और आई डी एक्स डैश जो मैंने निकाला है अभी, है ना, आई डी एक्स डैश मान लो, इनका यूनियन करना है। इसका मतलब क्या होगा, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 को हमने एक ग्रुप में डाल दिया और इसमें से किसी को भी आप पापा जी बना दो, मतलब इस ग्रुप का पेरेंट ये बना देंगे और 2 को बोलेंगे भाई 2 तू इनको रिपोर्ट करना, ये यानी कि तुम्हारे पेरेंट अब ये 1 है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप बन गया है। और सेम चीज़ हम लोग पेरेंट अरे में भी अपडेट कर देते हैं कि 1 का पेरेंट तो खुद 1 है, लेकिन 2 का पेरेंट अब चेंज हो गया है ना। देखो 2 का पेरेंट
1 हो चुका, तो देखो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया 2 का पेरेंट इज़ 1। तो फ्यूचर में अगर कोई आएगा 2 के पास, बोलेगा भाई तेरा पेरेंट कौन है, तो 2 बोलेगा मेरा पेरेंट 1 है। फिर मैं 1 के पास जाऊँगा, 1 से पूछूंगा भाई तेरा पेरेंट कौन है, तो बोलेगा 1 कि मेरा पेरेंट मैं खुद हूँ, यानी कि जो ग्रुप है उसका मालिक मैं ही हूँ। ठीक है, वो रहा यहाँ आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि मैंने 1 को पेरेंट माना है इस ग्रुप का। ओके, ये तो हो गया ग्रुपिंग। बट जब ग्रुप कर रहे हैं तो पेरेंट जो है इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये जानकारी स्टोर करके रखे कि इस ग्रुप में ओवरऑल कितने फिश हैं, है ना, इसको पता होना चाहिए आइडियली। तो हम क्या करेंगे, एक साइज नाम का वेक्टर ले लेते हैं, या तो फिश काउंट नाम का एक वेक्टर ले लो। मैं साइज नाम का वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, उसका साइज सेम होगा, टोटल 16 सेल्स हैं। ठीक है, सेम साइज का ले लेते हैं। और ये क्या जानकारी स्टोर करेगा कि जो ग्रुप है, ठीक है, उसके पास कितने फिश काउंट है या फिर कितना साइज है उसका, है ना। तो इसका नंबरिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो मैंने पहले ही साइज वाला अरे नहीं लिया था, वरना आपके मन में यही आता थॉट कि भाई कोई इंसान कैसे सोचेगा कि साइज अरे चाहिए, है ना। जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि अच्छा हमें ये जानकारी भी स्टोर करनी है ना, कि भाई इस ग्रुप का मालिक कौन है, वो तो मैं पेरेंट अरे से निकाल लूँगा। ठीक है, बट इस ग्रुप में ओवरऑल फिशेस कितने हैं वो तो अभी मुझे पता ही नहीं है ना, तो वो भी तो हमें स्टोर करना है। तो आइडियली हमें सबसे पहले साइज़ वाला वेक्टर लेके पहले ही बता देना चाहिए था कि हर ग्रुप का कितना साइज़ है, कितने फिश है उसमें। देखो इंडेक्स नंबर ये जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगा कि इसमें 0 फिश है। और ये देखो ये जो है 0,1 जो दिख रहा है आपको, 0,1, इसमें कितने फिश हैं, 2 फिश हैं। बट ये साइज़ वाले अरे में किस इंडेक्स में आएगा, कैसे निकालोगे, 0 इंटू कॉलम प्लस 1 दैट इज़ 1, यानी कि 1 वाले इंडेक्स में जाके मैं 2 लिख दूंगा कि इस ग्रुप में टोटल 2 फिश है। अभी सारे ग्रुप अलग अलग है ना। ठीक है, सिमिलरली ये जो है इंडेक्स नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये यहाँ पर एक फिश है। इसी तरह बाकियों को भी मैं फिल कर देता हूँ, 0 4 0 0 3 1 0 0 4 0 3 2 0। तो अब मेरे पास एक जानकारी आ चुकी है कि हर ग्रुप में कितने फिशेस हैं, ओके, और हर ग्रुप का मालिक कौन है, मतलब पापा जी कौन है, पेरेंट कौन है ना। तो अभी याद करो हमने जैसे यहाँ पर पता किया कि अच्छा ये जो है इसके साथ ग्रुपिंग बना सकता है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि 2 को बोल दिया कि भाई तेरे पापा जी 1 है, तो 2 का पेरेंट मैंने अपडेट कर दिया। और जो पेरेंट है पेरेंट को मैंने बोला भाई आपको जानकारी स्टोर करनी पड़ेगी कि आपके ग्रुप में कितने फिश हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ कि पेरेंट 1 है ना, ये पेरेंट कौन है, 1 है। तो 1 के पास जाऊँगा साइज वाले अरे में और बोलूँगा कि भाई आपके पास अब 2 फिश नहीं है ना, आपके पास अब 2 से ज़्यादा फिश हैं। अब क्योंकि देखो ये जो पेरेंट 1 था इसके पास ऑलरेडी 2 फिश था और अब इसके ग्रुप में ये 1 आ चुका है ना, इस ग्रुप में सॉरी ये 2 आ चुका है, ये 2 वाला नोड आ चुका है ना। तो उसके पास कितने फिशेस थे देख लेते हैं। देखो इसके पास 2 फिश थे, तो इसकी वैल्यू इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों का जब यूनियन करूँगा तो यहाँ पर ये भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रहने देते हैं, बट ये जो 1 है ना, ये इसकी वैल्यू मैंने अपडेट कर दी, 2 + 1 दैट इज़ अब इस ग्रुप में 3 फिश हैं। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछने आए कि भाई तेरे ग्रुप में कितने फिशेस हैं, मैं यहाँ पर आया मैंने 2 से पूछा कि भाई तेरे ग्रुप में कितने फिशेस हैं, तो 2 बोलेगा भाई मुझसे मत पूछ, मेरे पापा जी से पूछो। ठीक है, तो मैं चला जाऊँगा, इसके पापा जी कौन है इसके पास चला जाऊँगा। ठीक है, और याद करो कैसे ढूंढते थे पेरेंट को, DSU में आपको 2 फंक्शन लिखना पड़ता है, एक फाइंड और एक यूनियन, यही 2 का तो खेला है पूरे DSU में। तो फाइंड फंक्शन क्या हेल्प करता था कि किसी भी का नोड का भी पेरेंट वो हमें ढूंढ के दे देता था, है ना। तो 2 के पास जैसे ही मैं गया तो 2 ने बोला भाई मेरा पेरेंट 1 है, तो मैं 1 के पास आया तो 1 बोलेगा भाई मेरा पेरेंट मैं खुद हूँ, तो इसका मतलब क्या है, पेरेंट ही मालिक है, ये 1 ही मालिक है इस ग्रुप का। तो मैं 1 से पूछ लूँगा भाई बताओ इस ग्रुप में कितने फिशेज हैं, तो 1 बता देगा कि भाई मैंने अपडेट कर रखा है, 1 इंडेक्स में जाओ साइज वाले अरे में मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पर 3 फिशेज हैं, मैं लिख भी देता हूँ कि इस ग्रुप में 3 फिशेज हैं। ओके, तो याद करो हमने क्या क्या किया था, जब हमने यूनियन कॉल किया था तो हमने 2 काम किया था, पेरेंट अरे को अपडेट भी किया था
है ना। और साइज अरे को भी अपडेट कर दिया था, दोनों को अपडेट किया था हमने, है ना। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो और एक और चीज़ देख लेना कि जैसे मान लेते हैं अभी आपने 2 का नेबर था, ये 2 का नेबर आपको 1 मिला था, तो आपने इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया, यूनियन कर दिया 2 और 1 का। बट 1 के बाद भी तो और कोई हो सकता है ना आजू बाजू, तो 1 के ऊपर कोई नहीं है, लेफ्ट में तो ऑलरेडी विजिटेड है, राइट में कोई नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है, तो यहाँ मतलब एक ग्रुप खत्म हो चुका है। ठीक है, अब फिशरमैन आगे जाएगा, इधर देखा ये तो 0 है, छोड़ दो, फिर यहाँ पर आया तो फिशरमैन को दिखा कि अच्छा उसको 1,0 में एक और नोड दिखा है। ठीक है, ठीक है, इसका पहले इंडेक्स निकालेगा वो। इसका इंडेक्स कैसे निकालेगा, देखो ध्यान देना, वही फॉर्मूला 1 इंटू कॉलम प्लस जे, दैट इज़ 4। ओके, तो इंडेक्स नंबर 4 की बात हो रही है, ये वाले नोड की बात हो रही है इसकी। तो अभी आप इसका नेबर ढूंढते हैं, इसका नेबर कौन कौन है, एक तो राइट गए तो कोई नहीं मिला, लेफ्ट गए कोई नहीं मिला, ऊपर कोई नहीं, नीचे एक नेबर मिल रहा है, उसका इंडेक्स देखते हैं कौन है, 2,0। तो इसका आई डी एक्स डैश अगर मैं निकालूं क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 0 दैट इज़ 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 वाले इंडेक्स का नेबर कौन है, ये 8 है, मतलब इन दोनों का ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4 ये है और 8 ये है, तो किसी को भी पापा बना दो, जैसे 4 जो है 4 को पापा बना देते हैं, है ना। ठीक है, कुछ भी कंडीशन रखते हो कि रख सकते हो कि किसको पापा बनाना है, तो मैं एक लॉजिक ये लगा सकता हूँ कि जिसके पास ज़्यादा फिश है उसको पापा जी बना दो, फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को ही बना दो। मैंने बोला कि भाई 8 तुम्हारे पापा जी, अब ये 4 हैं, है ना, तो 4 को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये अपडेट कर दिया, यानी कि मैंने कॉल किया होगा, यूनियन कॉल किया होगा और 4,8 भेजा होगा, उसमें मैंने बोल दिया होगा कि इन दोनों को आपको वो करना है, यूनियन करना है। चलो ठीक है, यूनियन करते वक्त 2 चीज़ें करनी थी, पेरेंट अरे अपडेट करना था, तो पेरेंट अरे पे गया, 8 को बोलना पड़ेगा भाई तेरा पेरेंट 4 है, तो देखो 8 को यहाँ पर काटा और बोला तेरा पेरेंट अब 4 बन चुका है ना। इसको ऑरेंज पेन से लिख देता हूँ, 8 का पेरेंट 4 कर दिया मैंने। और सिमिलरली पेरेंट कौन है इस ग्रुप का, 4 है। ठीक है, तो मैं 4 को बोलूँगा कि भाई आप अपना फ़िश का काउंट अपडेट करो, तो 4 के पास मैं गया, इसके पास ऑलरेडी 4 फिश था और इसका अभी 8 जो है इसका चाइल्ड बना है, तो 8 से पूछ लेता हूँ भाई 8 तेरे पास एक फ़िश था। ठीक है, तो मैं 4 को बोलूँगा कि भैया आपके पास अब 5 फिश हो गए, 4 प्लस 1, आपके पास 4 था और 8 के पास 1 था, तो यहाँ पर टोटल कितना फिश हो गया, 5 फिशेज हो गए। ओके, बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, 4 और 8 का यूनियन कर दिया, अब 8 से इन दोनों का यूनियन कर दिया। अब जब यहाँ पर आप आए तो इसका और कोई नेबर है नहीं, मतलब एक ग्रुप यहाँ ख़त्म हो गया। ओके, ठीक है, अब फिशरमैन आगे जाएगा, आगे गया, यहाँ पर आया तो इसको एक और ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इधर 3 दिखा है इसको। ठीक है, तो पहले तो इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये जो 3 इसको दिखा है, 3 फिश कौन सा सेल में है, ये 1,3 में है। इसका अगर आईडी इंडेक्स निकालो पेरेंट अरे में क्या होगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 यानी कि 7। ओके, 7th इंडेक्स इसकी बात हो रही है। ओके, अब इसका नेबर कौन है वो देख लेते हैं, आई डी एक्स डैश, मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बंदा है ना नीचे वाला, तो इसका इंडेक्स कौन होगा पेरेंट अरे में, 2 इंटू 4 प्लस जे, इसका जे क्या है, इसका आई कॉमा जे क्या है, 2,3 था ना, तो 3 होगा, 2 4 जाएगा 8 11 हो जाएगा, यानी कि 7 का नेबर 11 है। ये 7 का नेबर 11 हमने बनाया नहीं है क्या, 11 यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं 11 यहाँ था, 7 का नेबर 11 है, तो मैं 7 क्या करूँगा, 11 को बोलूँगा भाई तेरा पेरेंट 7 बनने वाला है। ठीक है, तो तेरा पेरेंट 11 को ऐसे बना दिया और 7 को पेरेंट बना दिया, यानी कि मैंने क्या कॉल किया होगा, 7 एंड 11 का यूनियन करना है। जब यूनियन करेंगे तो पेरेंट मैंने 7 को बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपडेट करना पड़ेगा, 11 को बोलना पड़ेगा भाई तेरा पेरेंट 7 है, तो यहाँ अपडेट कर दिया, पेरेंट अरे भी अपडेट कर दिया और साइज अरे भी अपडेट करना पड़ेगा। तो 7 जो है उसके पास पहले 3 फिश थे, ये रहा, अब 11 भी उसका बच्चा बन गया है, तो उसका फिश भी यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो 7 बस जानकारी स्टोर कर रहा है कि इस ग्रुप में अब 3 के बजाय 3 प्लस 4 दैट इज़, यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस दैट इज 7 फिश है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7 फिशेज हैं इसी ग्रुप में। ठीक है, ओके, इसके बाद फर्दर अगर मैं देखूँ
तो फिशरमैन जब आगे जाएगा तो उसको ये दिखेगा, है ना, उसको एक ये वाला ग्रुप दिखेगा, क्योंकि देखो ये सारे विजिट मार्क कर दिए हैं तो मैं इनको 0 मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो दोबारा फिशरमैन जब यहाँ आएगा तो उसको 0 दिखेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर भी 0 दिखेगा उसको, यहाँ आया, फिर यहाँ इसको 3 दिखा, ठीक है। तो उसके बाद तो अब ये जो 3 है ये 3,1 पर है ना, 3,1 पर है, ठीक है। इसका अगर मैं इंडेक्स निकालूं, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 × 4 12 + 1 यानी कि 13, और इसका नेबर का जो इंडेक्स है IDX डैश, इसका नेबर कौन है, एक ही नेबर दिख रहा है ये वाला, उसका 3,2 पर है वो, है ना, उसका हो जाएगा 3 × 4 12 + 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 13 और 14 वाले इंडेक्स की बात हो रही है, इसकी और इसकी बात हो रही है। अभी ये दोनों अकेले हैं, देखो उन दोनों का पेरेंट वो खुद हैं, दोनों अकेले हैं, है ना, तो उनको हमें यूनियन करना पड़ेगा। तो 13 और 14 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। तो मैं 14 को बोलूँगा भाई तू तो तेरे पापा जी अब 13 बन चुके हैं, तो 14 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये ग्रुप बन चुका है और पेरेंट 13 को बना दिया मैंने। तो मैंने यूनियन क्या कॉल किया होगा, यूनियन 13 एंड 14 वाले इंडेक्स की यूनियन करनी है। तो मैं 14 को बोलूँगा भाई तेरा पेरेंट अब कौन बन चुका है, 13 बन चुका है, तो यहाँ पर 14 का पेरेंट अपडेट कर दिया 13, ठीक है। और मैं 13 के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई तेरे पास 3 फिश था, अब 14 तेरा चाइल्ड बन चुका है, तो तेरे पास 3 + 2 फिश हो चुके हैं तेरे ग्रुप में ओवरऑल, ठीक है। तो इस ग्रुप में कितने फिश हो गए, 3 + 2, यानी कि मैं लिख देता हूँ कि 3 + 2 यानी कि 5 फिशेस, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन यहाँ पर आया, आउट ऑफ कुछ मिला नहीं, आगे गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, यानी कि इनसे सारे सेल एक्सप्लोर कर लिए हैं। और अब लास्ट में नोटिस करो, यहाँ पर इस अरे पे ध्यान दो, साइज़ पर, ठीक है। अगर आप इस अरे पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो, ये जो 1 है, ये 1 जो है 1, ये किसी ग्रुप का मालिक था, याद है, इसके पास पूरे ग्रुप का फिश का काउंट होगा, ये रहा, तो 3 है। 2 तो याद करो ना, 2 तो खुद एक बच्चा था, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी ना, 3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 तो इसी ग्रुप का था और 2 ने अपना फिश का काउंट यहाँ ऐड किया था, याद है, मतलब ये दोनों एक ग्रुप में थे, ठीक है। तो इस ग्रुप में जो पेरेंट है मुझे उससे मतलब है, तो पेरेंट देखो ये था, है ना, 1 था, उसका फिश अकाउंट 3 है, बताओ ये बड़ा है क्या, नहीं। और भी मुझे दिखेंगे, 4 और 8 एक ग्रुप में थे, याद है, ये 4 और ये 8 एक ग्रुप में थे, तो 4 से ही बात कर लेते हैं ना, क्योंकि 4 का ऑब्वियसली ज़्यादा फिश होगा, 4 के पास 5 फिशेज है। उसके बाद 7 और 11 एक फिश में थे ना, 7 और 11 दोनों एक ग्रुप में थे, तो 7 से ही पूछ लेते, 7 ही तो पेरेंट था, उसके पास 7 फिश थे। उसके बाद 13 और 14 एक ग्रुप में थे ये दोनों, तो 13 से पूछ लेता हूँ कि भाई 5 है ना, इसके पास 5 फिश थे, सबसे मैं ज़्यादा फिश किसके पास है, 7, ये रहा 7, तो मेरा आंसर 7 था, याद है, इस एग्जाम्पल का आंसर 7 था। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस अरे का, साइज़ वाले अरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकाल कर रिटर्न मार दूंगा ब्लाइंडली। मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिस्क मैक्स एलिमेंट निकाल लूँगा साइज़ अरे से, ठीक है, बिगिन ऑफ साइज़, एंड ऑफ साइज़, बस कहानी ख़त्म हो गया, इतना ही था। यहाँ पर देखा DSU का कितना ब्यूटीफुल यूज़ हुआ है। अब आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले तो आज वाला POTD ख़त्म करो और नंबर ऑफ़ आइलैंड्स को आप DSU से बना के दिखाओ और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम तो बना ही लो, अगर आपने नहीं बनाया तो इस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगी, बट DSU से ज़रूर से बना के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप नंबर ऑफ़ आइलैंड्स को DSU से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। सिमिलरली ऐसे ही दिमाग लगाना, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ओके, तो DSU का आपको यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल दिखा होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ये था, ये जो इंडेक्स हमने मैप किया था, याद करो 2D अरे से 1D अरे में मैप किया है, क्योंकि DSU में 1D अरे चाहिए होता है, जो पेरेंट अरे हम लोग बनाते हैं वो 1D अरे होता है। यहाँ तक क्लियर है। देखो वीडियो पॉज कर लो, DSU का कोड हमें ऑलरेडी आता है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करके आप खुद से कोड करो, बट स्टिल चलो अभी मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलो जल्दी से DSU का भी कोड कर लेते हैं। M और N मैंने डिफाइन कर लिया है। अब याद करो पेरेंट अरे जो हम लोग लेने वाले हैं उसका साइज़ कितना होगा, इंट टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू M × N। टोटल इतने सेल्स हैं तो पेरेंट अरे का भी इतना ही साइज़ होगा, ठीक है। अब देखो जनरली पता है एक अच्छा प्रैक्टिस क्या होता है, क्योंकि आपको अभी DSU से रिलेटेड सारा काम करना है, राइट। तो DSU के लिए एक अलग क्लास बना दिया करो, विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट,
कि आप अलग क्लास ही बना दो, क्योंकि डीएसयू एक अलग एंटिटी है टोटल, है ना। डीएसयू का एक क्लास बना देते हैं और उसमें डीएसयू रिलेटेड जितने भी कांड होते हैं उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो डीएसयू में क्या क्या चीज़ होता है, एक तो पेरेंट अरे होता था, ठीक है, और याद करो हमने एक साइज अरे भी लिया था, ओके, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या था, पब्लिक में डिफाइन करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डीएसयू का। इसमें अगर मैं एन पास करूँगा, एन पता है क्या है, टोटल साइज ऑफ पेरेंट एंड साइज अरे, है ना, साइज ऑफ पेरेंट एंड साइज अरे, टोटल नहीं लिखते, साइज ऑफ पेरेंट एंड साइज अरे, ओके। तो अब वैसे मैं पेरेंट और साइज वाले अरे को रीसाइज करूँगा, पेरेंट डॉट रीसाइज, उसमें एन डाल दूंगा, मतलब टोटल एन साइज़ का बना दिया, साइज डॉट रीसाइज इसको भी एन साइज़ का बना दिया। यहाँ तक क्लियर है। और ऑब्वियस बात है इनिशियलाइज करना पड़ता है हमेशा हमें, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में सारा नोड खुद का ही पेरेंट है, तो पेरेंट ऑफ आई, इसका पेरेंट कौन है, खुद आई ही है, ठीक है। और साइज ऑफ आई, अभी साइज याद करो, यहाँ पर साइज का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ फिश, है ना, फिश काउंट इज 0 इनिशियली, है ना, फॉर ईच। अभी तो ये 0 है ना, बाद में हम उसको सेट कर लेंगे, अभी तो इनिशियलाइज किया जस्ट मैंने, ठीक है। तो डीएसयू का ये मैंने बना दिया। फिर याद करो डीएसयू में 2 फंक्शंस होते थे, इंट फाइंड होता था, ठीक है, जो कि बड़ा सिंपल होता था, ये क्या लेता था, एक पैरामीटर लेता था और इट फाइंड्स द पेरेंट ऑफ, फाइंड द पेरेंट ऑफ एक्स, इसका यही सिंपल सा काम होता था। तो हम याद करो हम लोग कैसे निकालते थे, अगर पेरेंट ऑफ एक्स वही निकल गया, एक्स ही निकल गया, इसका मतलब हम पेरेंट के पास पहुंच चुके हैं, है ना, तो रिटर्न एक्स कर देते थे। और अगर ऐसा नहीं होता था तो रिटर्न फाइंड ऑफ एक्स के पेरेंट के पास चले जाते थे और उससे फिर पूछते थे भाई तेरा पेरेंट कौन है। और याद करो इसको अगर आपको और ऑप्टिमाइज करना है तो याद करो ये असाइन भी कर देते थे इसमें, इसको याद है क्या बोलते थे, पाथ कंपैरिजन बोलते थे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने डीएसयू का वीडियो मेरा नहीं देखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएसयू बाई पाथ कंपैरिजन, क्योंकि देखो पेरेंट को हम ऑप्टिमाइज करते चले जा रहे हैं, ओके, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है इसमें असाइन करते चले जा रहे हैं, ओके। तो फ्यूचर में अगर पेरेंट निकालना हुआ तो तुरंत मुझे मिल जाएगा यहाँ से इस कंपैरिजन की वजह से। तो ये चीज़ ज़रूर से पढ़ लेना, डीएसयू वाले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, वीडियोज आर इन द डिस्क्रिप्शन, ओके, ठीक है। इसके बाद याद करो एक यूनियन फंक्शन होता था, वॉइड यूनियन। ये क्या लेता था, 2 इंडेक्स लेगा, याद करो हमारे कोड में इंट एक्स ले लेते हैं और इंट वाई ले लेते हैं, 2 इंडेक्स लेगा और इसको ये यूनियन कर देगा, ठीक है। तो यूनियन करने से पहले तो पूछते थे ना कि भाई तेरा पेरेंट कौन है, तो एक्स का पेरेंट पहले निकाल लो, तो फाइंड ऑफ एक्स कर देंगे तो पेरेंट मिल जाएगा, इंट वाई का पेरेंट निकाल लो तो फाइंड ऑफ वाई करेंगे तो वाई का पेरेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का पेरेंट सॉरी एक्स अंडरस्कोर पेरेंट इज इक्वल टू वाई अंडरस्कोर पेरेंट हुआ तो इसका मतलब दोनों सेम ग्रुप में है, बोथ ऑलरेडी इन सेम ग्रुप, तब तो कुछ करने का है ही नहीं, है ना, रिटर्न कर जाओ यहाँ से। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रुप में है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का यूनियन करना है, तो किसी एक को पेरेंट बनाएंगे और दूसरे को उसके अंदर मर्ज कर देंगे उसी ग्रुप में, ठीक है। तो पेरेंट बनाने का लॉजिक कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लॉजिक रखा है कि अगर एक्स पेरेंट का साइज़ बड़ा है साइज ऑफ वाई अंडरस्कोर पेरेंट, है ना, तो क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ वाई को बोलेंगे भाई देख तेरा पेरेंट ना अब ये बन चुके हैं, एक्स एक्स तेरे पापा बन गए हैं, ओके। और एक्स पेरेंट को मैं बोलता था कि भाई आपका जो फिश का काउंट है, सॉरी एक्स पेरेंट प्लस इज इक्वल टू जितना वाई का पास फिश था उतना आप में मैंने ऐड कर दिया, तो देखो साइज ऑफ एक्स पेरेंट प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ वाई पेरेंट, यही 2 चीज़ करना था ना। और अगर ऐसा नहीं है तो सेम चीज़ करेंगे, बस वाई पेरेंट बन जाएगा, इस बार उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस बार क्या होगा कि एक्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा, एल्स वाले केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद कुछ नहीं, ये हमारा यूनियन वाला कोड हो गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें कन्फ्यूजन लगेंगी अगर आपने डीएसयू नहीं करा है, जिन्होंने करा है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओके, ठीक है। तो फाइंड और यूनियन तो मैंने लिख दिया, अब आगे देखेंगे कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे, उसके लिए भी फंक्शन लिख देंगे।
तो अब फिशरमैन की बारी आई, उसने हर एक सेल पे गया आई लेस देन एम आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, तो फिशरमैन ने सबसे पहले ये चेक किया कि क्या इस करंट ग्रिड में फिश हैं, ग्रेटर देन 0 है, हाँ फिश है। तो पहले तो इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं, इंट आई डी एक्स इज इक्वल टू, याद करो कैसे निकालते थे, आई इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एन होते थे प्लस जे निकाल देते थे। ठीक है, तो ये पेरेंट का इंडेक्स मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब मुझे इसका नेबर ढूंढना है कि कौन कौन है भाई इसका नेबर। तो फॉर ऑटो एंड डिर इन डायरेक्शंस। ठीक है, इंट आई डैश पहले निकाल लेते हैं, विल बी इक्वल टू आई प्लस डिर ऑफ 0 इंट जे डैश विल बी इक्वल टू जे प्लस डिर ऑफ 1। ठीक है, तो आई डी एक्स डैश अब निकल जाएगा कि ये जो आई डैश जे डैश है इसका पेरेंट में क्या इंडेक्स रहा होगा, आई डैश इनटू कॉलम प्लस जे डैश। तो इसका पेरेंट का इंडेक्स मिल गया इसका। ओके, अब बस हमें इतना चेक करना होता था। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि आई डैश डी जेड वैलिड होना चाहिए ना। तो आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई डैश मस्ट बी लेस देन एम एंड सिमिलर फॉर ये एंड जे डैश मस्ट बी लेस देन एन। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रिड ऑफ आई डैश जे डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वहाँ फिश होना चाहिए तभी तो आप वहाँ जाओगे। ठीक है, तब जाके आपने क्या किया, इसका इंडेक्स निकाला। ठीक है, और आपने क्या किया, दोनों का यूनियन निकाल दिया, यूनियन ऑफ आई डी एक्स एंड आई डी एक्स डैश। ओके, ठीक है, अब याद करो यहाँ पर हमने डी एस यू का एक क्लास बना रखा था, तो अब वैसे उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डी एस यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और याद करो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर में एन पास करना पड़ता था कि इस डी एस यू में पेरेंट और साइज अरे का साइज़ क्या होगा। तो याद करो टोटल साइज़ कितना होगा, टोटल सेल्स जितने हैं एम क्रॉस एन। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में टोटल सेल्स मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब आपको जब फंक्शन कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, डी एस यू डॉट, है ना। आई होप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये मैंने यूनियन कर दिया। अब जब यूनियन किया तो ऑब्वियस सी बात है यूनियन मेरा काम कर देगा सारा कुछ। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ आपने नोटिस किया, हमें एक और चीज़ क्या करना चाहिए था, इनिशियलाइज पेरेंट सेल तो हमने कर दिया था, साइज अरे विथ इनिशियल फिश काउंट ऑफ ईच सेल, है ना, ये भी तो करना था। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंडेक्स निकालो भाई, इंडेक्स आई इंटू एन प्लस जे। और आपको करना क्या है कि जो साइज अरे है ना ऊपर, उसके इस इंडेक्स में बताना पड़ेगा कि भाई इतना फिश है यहाँ पर, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। बट ये साइज अरे जो है वो एक क्लास में डिफाइंड है ना, तो डी एस यू से एक फंक्शन लिख देते हैं जो ये मेरा काम कर देगा। ठीक है, तो डी एस यू डॉट सेट साइज नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और उसमें इंडेक्स पास कर देंगे और ग्रिड की वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, तो साइज फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, इंट सेट साइज करके, वॉइड सेट साइज। यहाँ क्या क्या पास कर रहे थे, इंट इंडेक्स कौन सा है, क्या पास किया था हमने, इंडेक्स पास किया था, इंट आई डी एक्स या फिर इसको एक्स मान लो, और इंट फिश काउंट मान लो। ठीक है, और यहाँ पर साइज ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिश काउंट हो जाएगा। ये इनिशियल साइज हमने उसका सेट कर दिया है साइज अरे में, है ना। तो ये एक चीज़ हमें करनी थी, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज भी तो करना था साइज वाले अरे को, तो ये हमने कर दिया। चलो बढ़िया, अब जब सब कुछ हो चुका है, यूनियन भी हमने कर दिया है, तो याद करो लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली रिटर्न एस्ट्रिस्क मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट मैक्स एलिमेंट ऑफ साइज अरे, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं, मैं सिंपली ये ना करके DSU के अंदर है ना वो, तो DSU से एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, गेट मैक्स फिश काउंट। ठीक है, ये मुझे क्या देगा, एक फंक्शन
लिख देता हूँ यहाँ पर इंट, ओके, ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न एस्ट्रिस्क मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ साइज अरे एंड ऑफ साइज अरे, मैक्सिमम फिश का काउंट दे देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। कहीं पर हमने कुछ मिस कर दिया है। क्लास का डेफिनेशन है C++ में, क्लास के डेफिनेशन के बाद सेमी कोलन लगता है। रन करके देखते हैं, लेट्स सी। कहीं पर हमने गलती किया है क्या, डायरेक्शन सर हमने डिफाइन नहीं किया। ओके माय बैड, डायरेक्शन सर यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस इज इक्वल टू -1, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1। ठीक है, लेट्स सी। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल, येस, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको याद है ना कि जब DSU का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया भी था। DSU का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक एकरमैन फंक्शन होता है जिसका अल्फा से डिनोट करते हैं, और उसमें जितना भी पेरेंट में जितना ये साइज है, पेरेंट का साइज कितना था, M × N था, है ना, या फिर इसको टोटल सेल बोल दो, टोटल सेल्स, ये होता था। ठीक है, अब देखो बार बार आप यहाँ पर DSU का फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये रहा यूनियन कॉल कर रहे हो, और यहाँ पर M×N फॉर लूप भी चल रहा है। तो यहाँ पर देखो आप कह सकते हो ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O(m×n), ये तो बाहर का फॉर लूप हो गया, डबल फॉर लूप, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई अल्फा ऑफ M, मतलब टोटल सेल का वैल्यू कितना है, M×n ही तो है। यहाँ तक क्लियर। और यहाँ बाहर इधर भी आप जब साइज को फिल कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे, तो O(m×n) यहाँ पर लग रहा था। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी, सबमिट हो जा, एक्सेप्ट तो हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।